हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे साथ ही आप जुड़ चुके हैं संभव एक्सप्रेस के साथ। संभव एक्सप्रेस में आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में। आपको याद रखना मेरे साथ ही, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ में हम चलते हैं संभव एक्सप्रेस के साथ, जुड़ते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए मेरे साथ ही, तो आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। और ये पहला क्वेश्चन नहीं है मेरे साथ ही, ये आपका लास्ट का, प्रत्येक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं जो है आप लोगों के लिए छोड़ा करता हूं। तो उसी का 50 नंबर का ये क्वेश्चन है साथी, और ये क्या कह रहा है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं कि 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। अब बहुत सारे मेरे साथी लोग इसको आंसर लगाए हैं, किन्हीं का सही और किन्हीं का गलत हो गया है, तो कोई बात नहीं है, चलते हैं। पुद्दुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? याद रखना है। तो पुद्दुचेरी जो है कह रहा है कितने राज्यों में अवस्थित है, तो वो 3 राज्यों में इनके खंड अलग अलग किए गए हैं। इसलिए याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। 3 राज्यों में अवस्थित है पुद्दुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र। चलिए मेरे साथ ही, तो 50 नंबर का क्वेश्चन ये पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हुआ आज का। अब हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आज का टेस्ट सीरीज का। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान देना मेरे साथी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपको तो पता होगा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कूटनीति के चाल चलने के बाद जो है क्लाइव ने मीर जाफर को अपने तरफ करके उनको मरवा दिया और मीर जाफर को वहाँ का नवाब बनाया। और फिर मीर जाफर को जो है धोखे से उतार करके, है ना, मीर कासिम को बनाया, और मीर कासिम को हटा करके फिर मीर जाफर को बनाया। तो इस तरह के कार्यकाल वहाँ चलता रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे साथी कि जब आपका बक्सर की लड़ाई हुई, याद रखेंगे 64 में, है ना, 1700 आपका देखेंगे 57 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। आइए बक्सर की लड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो बक्सर की लड़ाई जब हुई तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन है मेरे साथी सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर और नजमुद्दौला। तो याद रखेंगे यहाँ पे आंसर बी आपका बिल्कुल सही होगा मेरे साथी, मीर कासिम। क्लियर है? चलिए आंसर 1 का बी बिल्कुल सही होगा मेरे साथी। अब आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है मेरे साथी कि निम्न में से कौन सी जल संधि, है ना, कहता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है उसके समानांतर इसमें से कौन से जल संधि है? पनामा, डोवर, सुएज और बेरिंग। तो आपको पता होगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, देखिए यहाँ पे लिखा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होगा उसके समानांतर में जो पड़ने वाला जल संधि पड़ता है वो देखिए आपका है बेरिंग जल संधि, यही उसका समानांतर पड़ता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे साथी। न्यूट्रिनो में निम्न में से क्या होते हैं? क्या आवेश धनात्मक +1 या द्रव्यमान 1 होता है, या आवेश 0? आवेश तो 0 होता है, द्रव्यमान 1 नहीं। आवेश 0 और द्रव्यमान 0, हाँ ये तो ठीक है। आवेश 1 और द्रव्यमान 1 ये नहीं। तो आपका आंसर इसमें है कि न्यूट्रिनो में दोनों चीज 0 होता है। क्या क्या? आवेश भी होगा आपका 0 और द्रव्यमान भी हो गया 0। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे साथी, अमाशय देखें, है ना, आपके अमाशय की याद रखेंगे पीएच श्रेणी किसके बीच होती है? मतलब पीएच मान पूछ रहा है, अम्लीय या क्षारीय। तो इस स्थिति में कहता है कि अमाशय का जो पीएच होता है वो 6.8 से 7.2 के बीच, या 1.5 से 2.0 के बीच, या 7.6 से 8.6 के बीच, 7.1 से 8. पीएच स्केल के मान में आप जानते होंगे कि 7 से अगर नीचे है
और 7 से अगर ऊपर है। जो कम होगा वो अम्लीय और ज्यादा होगा वो क्षारीय। अब अम्लीय क्षारीय तो यहाँ पूछ नहीं रहा है कितना होता है, परफेक्ट रूप से जानिए कि इनका आंसर जो होगा मेरे साथी 1.5 से 2.0 के बीच में होता है। यह अमाशय का आपका पीएच श्रेणी का मान है। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी, तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से किनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना देखना है 1s² 2s² 2p6 होता है। Na का Na प्लस धनात्मक का, Ca² 2 प्लस का या K प्लस का यानी धनात्मक का है। तो याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिख रहा है वो आपका Na धनात्मक का है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, तो हाल ही में चिथिराई महोत्सव का आयोजन, चिथिराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, कह रहा है कि असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या बिहार। याद रखेंगे तो चिथिराई जो होगा ये कहाँ होगा, चिथिराई महोत्सव, ध्यान देना है। चिथिराई महोत्सव जो होगा मेरे साथी ये आपका है तमिलनाडु का। चलिए गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे साथी, तो ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 में कौन सा संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू किया था। अब कौन सा शुरू किया था, इसमें ऑप्शन है जो ध्यान से देखना है, मैत्री, होपेक्स, साइक्लोन, खंजर, कौन हो सकता है। तो याद रखना है कि इसका मैत्री आंसर बिल्कुल सटीक और सही जवाब है मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। बजट 2025-26 के घोषणानुसार राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है। देखना यहाँ पे बजट 2025-26 के घोषणानुसार राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान किस राज्य में खोला गया है। तो खाद्य प्रौद्योगिकी जो है खोला गया है वो है झारखंड। ध्यान देना है, ऑप्शन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन यानी डिजाइन तैयार किया वह यहाँ पढ़ रहा था। कहाँ पढ़ रहा था, JN विश्वविद्यालय, IIT बॉम्बे, हैदराबाद विश्वविद्यालय या IIT मद्रास में। कहाँ पढ़े थे, तो याद रखिएगा कि जिन्होंने है ना जिन्होंने ये मुद्रा का जो साइन निकाला उनका नाम ही है, आपको याद रखना होगा, D उदय कुमार। किसने, D उदय कुमार। D उदय कुमार ने किया था। आइए जो पढ़ रहे थे मेरे साथी वो पढ़ रहे थे आपका IIT बॉम्बे के विद्यार्थी यानी छात्र थे। चलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हुआ। चलिए अब देखना है 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। ऑप्शन एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन और मेफ्लावर। तो बंगाल और रेड ड्रैगन ये दोनों के बीच में आप देखिए कौन हो सकता है। चलिए तो आंसर हो गया रेड ड्रैगन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार आता है भाई, याद रखिएगा रेड ड्रैगन है ना। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां नीचे वर्णित हैं। हाँ भाई है वर्णित। तो कौन इसमें से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। मान लिया कि गंगा नदी ये रही है ना, गंगा नदी आपका यहाँ पे ये बह रही है। चलो ठीक है भाई, नदी ये गंगा नदी, चलिए सर नदी है। तो अब कह रहा है क्या कि उत्तर की ओर, उत्तर कहने का मतलब कि इधर हुआ आपका उत्तर। तो जो नदी इधर से इसमें आके ऐसे मिलेगी तो वो तो दक्षिण की ओर हो गई, और जो नदी ऐसे जाकर के इसमें मिलेगी तो ये कहाँ की ओर, तो ये उत्तर की ओर हो गई। तो देखिएगा कह रहा है कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। अब कोसी जो नदी है
वो जो है इधर से आकर के यहाँ ऐसे मिलती है ना। घाघरा नदी जो है ये छपरा में ऐसे आके मिलती है। सोन नदी जो है आपका इधर से जा कर करके मिलती है, और गंडक नदी जो है इधर से आकर के मिलती है। तो देखिएगा 3 नदी जो है उत्तर से आ रही है, तो वो तो दक्षिण की ओर हो गई, और एक नदी अभी जो बताया आपका सोन नदी, वो है जो दक्षिण से बहते हुए किधर की ओर, उत्तर की ओर जा रही है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब होगा मेरे साथी। चलिए समझ रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा स्क्रीन पे, ठीक ना। ये क्वेश्चन क्या कर रहा साथी, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। हाँ हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा। निर्वाचन आयुक्त को क्या हटाएंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा? नहीं जी। प्रधानमंत्री द्वारा? नहीं जी। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? नहीं जी। तो इसमें से किसी के द्वारा जब नहीं हटाया जाएगा तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका डी। इनको जो हटाने का जो ताकत यानी जो है शक्ति प्रदान की गई है वो किन्हें मिला है, राष्ट्रपति। किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हुआ। अब इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी, ध्यान देना है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहार में पूछ रहा है मेरे साथी, बिहार में अधिवेशन हुआ है कितना, 3। बिहार में अधिवेशन हुआ 3। ये कह रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन है भागलपुर, मोतिहारी, बांकीपुर और गया। तो याद रखेंगे इसमें 2 बार ये जो देख रहे हैं बांकीपुर और गया, ये बिहार में हुआ है, लेकिन ये दोनों में तो नहीं हुआ। चलिए ये दोनों में हुआ तो आप कह रहा है पहली बार कहाँ हुआ, तो ये हुआ है आपका बांकीपुर पटना। अब 3 बार हुआ है, तो 3 बार देखिएगा हुआ है कितना में, 1912 में और 1922 में और हुआ है 1940 में। अब 12 में जो कह रहा है पहली हुआ है, यही हुआ है आपका पटना। अब 22 में जो हुआ है ये हुआ है आपका गया, और 40 में जो हुआ है मेरे साथ ये हुआ है रामगढ़। कंप्लीट। तो ये हुआ 12, 22, 40 पटना, गया, रामगढ़। याद हो गया कब कब हुआ मेरे साथी? तो हो गया 12, 22, 40 पटना, गया, रामगढ़, है ना। ये बांकीपुर में हुआ था, ये मधोलकर इसके अध्यक्षता किए थे। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? आयरन। कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। याद रखेंगे उत्पादन, देखिएगा कह रहा है कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा का उत्पादक है। यहाँ उत्पादक पूछ रहा है, ये उत्पादक। एक हो गया आपका भंडार, दोनों में अंतर होता है। तो यह उत्पादक राज्य पूछ रहा है मेरे साथी। तो कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में उत्पादक अगर कहा जाए तो सबसे अधिक है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस तरह से हुआ। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत वर्ष का नुन माटी, इसको क्या कहते हैं? नुन माटी। यहाँ ध्यान रखिएगा लिखा हुआ है नुनमती, लेकिन यहाँ बोलते हैं नुन माटी। क्या बोलते हैं भाई? नुन माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है। नुन माटी कहाँ पड़ेगा? बिहार, महाराष्ट्र, असम और केरल। तो याद रखिए ये क्षेत्र ही पड़ता है आपका असम में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा, है ना, कहता है कि निम्नलिखित में से, है ना, किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? देखिए निम्नांकित में से इन नामों में से आपको बताना है कि किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में, हिंदी को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में, है ना, स्वीकारा, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी उन्होंने ही किया है। तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक।
तो देखिएगा, हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में सबसे पहले और स्वराज शब्द को भी करने वाले ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल ऑप्शन सटीक और सही है मेरे साथी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे कि किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। याद रखेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन जो पद्धति थी, प्रणाली अपनाई गई थी, वो 1892 में, 1878 में, 1819 में या 1909 में। चलिए ऑप्शन देख के आप लोग छाट लिए होंगे, इसका बहुत सटीक और सही आंसर होगा 1909 में। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, देखना है मेरे साथी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कौन कौन? अनुच्छेद देखिएगा, 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 24 और 14, 19, 29, 30 और 14, 16, 21, 25। कौन कौन से अनुच्छेद है जिसमें उपलब्ध कराया गया है? वो कह रहा है कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो याद रखेंगे 15, 16, 19 और 29 बिल्कुल सटीक और सही जवाब मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। चुनिए भाई। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है? नहीं, ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। यही पॉइंट गलत हमको तो पहले दिख गया। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान निर्धारित की गई है। हाँ, संविधान निर्धारित है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया गया है। इनके सिंह 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष इनके सिंह नरेंद्र कुमार सिंह है ना। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया। बिल्कुल सही जवाब। तो आपका ऑप्शन नंबर एक ही गलती था, इसीलिए ए आंसर बिल्कुल सही होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है कि मेघालय की गारो पहाड़ियां, मेघालय में आप सुनोगे गारो, खासी, जयंतियां, ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पे जनजाति लोग भी रहा करते हैं। तो गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है संतरा, रबर, केसर, सेव। आराम से छटा जाएगा। सेव ठंडे प्रदेश वाले क्षेत्रों में बहुत अच्छे से इसकी उपज होती है, जैसे आप लोग हिमाचल, श्रीनगर, जम्मू ऐसे क्षेत्र में सेव होते हैं। और केसर तो जानते होंगे कि भारत के अन्य किसी क्षेत्र में होता ही नहीं है। जब ये होगा तो आपका जेके में ही होता है, नहीं। और इधर जेके में आपका सेव भी होगा, श्रीनगर में भी होगा, है ना, हिमाचल में भी होगा, वगैरह वगैरह। और रबर के लिए तो आप जान ही रहे होंगे, भूमध्य सागरीय प्रदेश का ये भी क्षेत्र है जो तटवर्तीय क्षेत्रों में नामकीन यानी साल्टी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसके लिए इंपॉर्टेंट आपका केरल है। तो ये तीन को तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब क्या बचा मेरे साथी? तब मेघालय जो पड़ेगा ये हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में पड़ेगा। असम हिमालय के क्षेत्र में संलग्न में पड़ता है मेघालय, और वहाँ भी तापमान वर्षा जो होती है और ना काफ़ी मात्रा में होती है। वो भी हमारे भूमध्य सागरीय प्रदेश के क्षेत्र में ही पड़ता है, जहाँ जो है जुसीले यानी रस वाले सबसे ज़्यादा मात्रा में फल पाए जाते हैं। तो मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए? तो आपको अभी तो मैंने क्लियर करवाया, यानी ऑप्शन नंबर ए संतरा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को आपने समझा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? समझिए। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है। एथिलीन, प्रोलैक्टिन, जिब्रेलिन और एब्सिक अम्ल। याद रखें कि इसमें एथिलीन भी है मेरे साथी, और जिब्रेलिन भी है, और एब्सिक अम्ल भी है। क्या नहीं है? तो आपका
प्रोलैक्टिन नहीं है, यह एक प्रकार का पादप हार्मोन नहीं है। कौन नहीं है? प्रोलैक्टिन। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए फास्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य है। किसके बारे में? तो परिसंचरण तंत्र के बारे में बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई परिसंचरण तंत्र के बारे में? एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। हाँ ठीक कह रहा है, 5, 5.5 से 6.5 तकला ये ब्लड पाया जाता है। ठीक है, मानव लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल होता है 115 से 120 दिन। बिल्कुल ये बात भी आप सब जानते हैं, बिल्कुल सटीक और सही है। रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही जवाब है। ये जो आरबीसी है क्या है? संयोजी ऊतक है। ब्लड जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही। यह शरीर के भार का लगभग, ये क्या कह रहा है? 17 से 18% होता है। यही बात गलत है, याद रखिएगा। हाँ, इसको हम कह सकते हैं कि 7% से 8% तक होती है, तो बिल्कुल बात सही रहता। तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन 7 के आगे 1 लगा दिया और 8 के आगे भी 1 लगा दिया, इसलिए गलत हो गया। 17-18% नहीं होता। मानव के, स्वस्थ मानव के अपने शरीर के वजन का आपका परसेंटेज अगर है तो 7 से 8% उसमें ब्लड पाया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, याद रखेंगे। कह रहा है सत्य नहीं है, सत्य नहीं है मतलब गलत कह रहा था। यही वाला क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आंसर होगा, यानी गलत है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है? देखिएगा, कहता है कि कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने पर तय करते हैं। अब देखेंगे शुक्राणु निकलने का सबसे बेहतरीन और मुक्त होने तक का सिस्टम क्या है। तो याद रखेंगे, टेस्टिस, यूरेटर, यूरेथ्रा, बास डिफरेंस ऑफ पेनिस। फिर अगला कह रहा है टेनिस, बास डिफरेंस, फिर कह रहा है कि यूरेथ्रा, फिर कह रहा है पेनिस। टेस्टिस, उसके बाद यूरेटर, उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद पेनिस। टेस्टिस, उसके बाद है बास डिफरेंस, उसके बाद है यूरेटर, उसके बाद है पेनिस। क्या हो सकता है? तो देखिएगा मेरे साथी, एक अपने प्रजनन के समय में शुक्राणुओं को मुक्त करने तक जो आपका छोटे अंगों का उसमें परिभागिता, सहयोगिता होती है, वो जो होता है टेस्टिस, उसके बाद बास डिफरेंस, यूरेथ्रा, उसके बाद पेनिस। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक और सही जवाब है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक जवाब है मेरे साथी। क्लियर? बी ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? तात्पर्य यह कि वैसे जीव जो अपने लिए भोजन पोषण प्राप्त करने के लिए किसी जीव को मारता नहीं है, उस जीव पर आलम्बन हो जाता है और उसी के आधार पर अपना भोजन प्राप्त भी कर लेता है और अगला का कोई हानि भी नहीं पहुंचाता है। देखिएगा, वो है जूं। जूं माने आपको समझ में आ रहा होगा, फित्ता, कृमि, जोंक और अमरबेल। अगला कह रहा है कि फित्ता, कृमि, शेर और ईस्ट और जू। अमरबेल, ऑर्किड, ईस्ट और मशरूम। कुटकी, जोंक, अमरबेल और ऑर्किड। क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। जूं और फित्ता कृमि और जोंक और अमरबेल, ये सब ऐसे जीव हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर आधारित होते हैं और उन जीवों को मारने का भी चेष्टा कभी नहीं करते और अपना जीवन यापन भी उसी पर कर लेते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? न्याय सेतु, हाँ जी ये भी लॉन्च हुआ है, करंट क्वेश्चन है। न्याय श्रुति, बिल्कुल सही जवाब। ई साक्ष्य, ये भी सही। उपरोक्त में से 3 के 3 बताया, पूछा, 3 के 3 सही है, उपरोक्त में सही, इसलिए आंसर डी आपका इसका सटीक आंसर होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया या नवाजा गया? साई प्रांजपे, मिथुन चक्रवर्ती, फिलिप नोएस, श्याम बेनेगल, किनको मिला है? तो साई प्रांजपे को ही प्राप्त हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। मेजर ध्यानचंद, ये हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाने वाले खिलाड़ी थे, अब नहीं रहे दुनिया में, इनके नाम से अब पुरस्कार चलता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इंदिरा गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, अब उनके नाम बदलकर हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2024 के लिए सम्मानित डी गुकेश किस खेल से संबंधित हैं? तो डी गुकेश जो हैं मेरे दोस्त वो हैं हॉकी, शूटिंग, धावा किया शतरंज से। किससे हैं? तो शतरंज से हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु समझिए, रेड सिंधी, बोलिए रेड सिंधी का संबंध किससे है? ध्यान रखना है, ऑप्शन दिया है भैंस, गाय, घोड़ा, ऊंट, तो याद रखना है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल संबंधित सही है, गाय से, रेड सिंधी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? चलिए कलोल आ गया भैया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब गुजरात में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे मेरे साथी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी नंदिनी सतपथी, सुचेता कृपलानी, मायावती, शीला दीक्षित। ये सभी मुख्यमंत्री रहे, मगर यहाँ पूछ रहा है पहली बार कोई महिला जो मुख्यमंत्री बनी है वो आपका उत्तर प्रदेश आपका सुचेता कृपलानी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जो बिना इच्छा कहीं हो जाएगा, जैसे रक्त का दबाव, लार, उल्टी, ये सब चीजें जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपके शरीर के कौन से ऐसा अंग है जो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है? मॉड्यूला, स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स, हाइपोथैलेमस, तो ये जो होगा आपका मेडुला ही इसका आंसर होता है मेरे साथी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पौधों में दूत जल अवशोषण, याद रखेंगे अवशोषण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? निष्क्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण, प्राशन द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा निष्क्रिय अवशोषण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मर्मोकोलॉजी किसका अध्ययन है? बोले भैया मर्मोकोलॉजी कीट का, चींटियों का, क्रेस्टेशियाई का, ऑर्थ्रोपोडस का, तो ये होता है आपका चींटियों का। मर्मोकोलॉजी चींटियों का अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्या कहता है देखना है। गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों का, यौन संबंध रोकने का नहीं कर रहा है, प्रजनन रोकने के लिए नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? तरीका पूछ रहा है यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में कामयाब हो सकता है। पुरुष का नसबंदी, कॉन्डोम,
आईयूडी या मुखी गर्भ निरोधक गोलियां। तो देखेंगे कह रहा है कि रोग बीमारी ना हो इसके लिए क्या हो सकता है, तो संक्रामक रोगों के कुछ हद तक रोकने का अगर इसमें हो सकता है तो वो है मेरे साथी बी ऑप्शन में कॉन्डोम। क्या है? कॉन्डोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों, कोशिकांगों माने कोशिका के अंगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? कवक और माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कह रहा है लवक और गोल्जी का है, सॉरी कवक मैंने बोल दिया, लवक लिखा हुआ, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो देखेंगे कोशिका के अंगों के अपने डीएनए और राइबोसोम जो होता है वो होता है लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? फाइलेरिया, घेघा रोग, निमोनिया, हैजा। हैजा तो आप जानते होंगे दूषित पानी के वजह से जीवाणु से होता है, और निमोनिया ये भी आप जानते होंगे है ना। घेघा रोग आयोडीन के कमी से होता है, और फाइलेरिया जो है इसमें से मच्छरों के द्वारा होता है, फाइलेरिया। चलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ये रहा अगला है ना, हाल ही में किस पौधे को IUCN रेड सूची में शामिल किया गया है ना। रेड डाटा मैंने याद रखेंगे किसको किया गया है, ए सप्तपर्णी, लेवेंडर, नीलकुरुंजी या केसर, किसको किया गया है? तो देखेंगे रेड डाटा बुक का IUCN जो संस्था है जो काफ़ी दिनों तक, काफ़ी वर्षों तक लगा वो कहीं नज़र नहीं आता है, तो वो खतरे की घंटी के अंतर्गत उसको आता है, इसीलिए समझ जाता है कि अब इसकी उपस्थिति बहुत कम, रेयर केस में नज़र ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे जीव जंतु या पशु पक्षी या कोई पेड़ पौधे पादप को रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है, और ऐसे में से शामिल है आपका नीलकुरुंजी, नीलकुरुंजी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे साथ ही, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के में राष्ट्रपति बने? 45 में, 47 में, 50 में, 52 में? तो ये बने आपका 47 में, क्वेश्चन 47 में बने हैं मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, चांद पर स्पेस क्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बना? 5वां, केवां? 5वां, देखिएगा 5वां कौन बना? भारत, जापान, पाकिस्तान, चीन, कौन बना है? तो बना है 5वां देश आपका जापान। तब पहला कौन बना, दूसरा कौन बना, तीसरा कौन बना, चौथा कौन बना? तो पहला जो बना है मेरे साथी वो है आपका रूस, दूसरा जो बना है वो है आपका चीन, और तीसरा जो बना है वो है आपका अमेरिका, और चौथा जो बना है दोस्त वो है आपका प्यारा देश भारत, अब 5वां जो बना है वो है आपका जापान। क्लियर? चलिए आंसर हो गया। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प पराश्रयी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? क्या परासरण कहलाएगा, या विसरण कहलाएगा, बाष्पोत्सर्जन कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा? तो उस प्रक्रिया का नाम है परासरण। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया?
बिहार, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा मेरे साथी, आपका आंसर सी बिल्कुल सटीक जवाब उत्तराखंड होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसके साथ में आइडियाज फॉर लाइफ की शुरुआत की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी गुवाहाटी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भाई क्या हो सकता है आंसर? तो इसका आंसर होगा मेरे साथी आईआईटी दिल्ली के साथ में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 8 अगस्त 2024 को भारतीय लोकसभा में पेश किए गए वक्फ विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करना था? मुसलमान वक्फ अधिनियम 1924, अधिनियम 1925, अधिनियम 1923, अधिनियम 1926। तो अधिनियम 1923 को ही निरस्त करने की, है ना, ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? प्रशासनिक, न्यायिक, वैयक्तिक और विधायी। तो उनका ये विधायिक अधिनियम यानी विधायी शक्ति प्राप्त है जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सटीक और सही होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है स्क्रीन पे, राज्यसभा को लोकसभा के तुलना में कम अधिकार है, यानी ज्यादा होगा लोकसभा और उससे कम है राज्यसभा। ये कैसे, कौन सा बात इसको सही कर पाता है? इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए कौन सा सही नहीं है। संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। सुने, अगला है धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं होती है। अगला है कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती है। अगला है धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिनों से अधिक देरी नहीं कर सकती है, मैंने 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। तो आपको जो भी मैंने क्वेश्चन समझा रहा था उसका सटीक आंसर आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, क्या कहता भाई? कहता है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती है? आपको ध्यान रखना है कि आपका ये उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र हो गया और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र हो गया। अब कह रहा है कि जब व्यापारिक पवनें चलती है तो उत्तर और पूर्व, कहने का मतलब ये हुआ आपका पूर्व और ये हुआ आपका उत्तर, इधर से हवा, समझे ना? ये हवा जो चल रही है, अब ये हवा किधर हो? तो दक्षिण और पश्चिम। अगर हम लोग देखें तो इधर हो जाता है आपका दक्षिण, आई हो गया पश्चिम। याद रखें कि यहाँ से अगर जाएगा तो इसी कॉर्नर में तो जा रहा है, तो ये हो गया उत्तर पूर्व, आई हो गया दक्षिण पश्चिम। मगर दक्षिण की तरफ नहीं बात करना है, सिर्फ बात करना है किधर? आपका उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण ये हो गया और पश्चिम, मैंने ऐसे ध्यान रखना है। तो अभिकेंद्रीय बल के कारण या अपकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण शक्ति या कोरियोलिस बल, तो इसमें जो है कोरियोलिस बल के कारण ही ऐसा होता है। और फेरल का नियम बताता है कि यदि कोई हवा दक्षिणी गोलार्ध से इस दिशा से अगर चलती है और अगर वो विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो वो अपना दाएं ओर मुड़ जाती है, और दाएं ओर मुड़ जाने के कारण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। वो जो कहा है फेरल का नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, हिंडनबर्ग रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित सीमा रेखा है? जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड,
फ्रांस और इटली, रूस और फिनलैंड। याद रखिएगा, हिंडनबर्ग जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला, क्या नाम है? मधुशाला के रचयिता थे रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। बहुत इजी है और ये बहुत बिजी है ना, याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, हरिवंश राय बच्चन जी। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे मेरे साथी। सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता और वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किसके संबंधित है? ना ये मौलिक अधिकार है, ना ये मूल कर्तव्य है। आपने पढ़ा होगा आयरलैंड से जो लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत आया है अपने संविधान में, उससे ये संबंधित बात है। मौलिक अधिकार से नहीं, निदेशक तत्वों से बिल्कुल सही जवाब, मूल कर्तव्यों से नहीं। यानी ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे बी इसका सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए तो आज का अंतिम क्वेश्चन आपका 50 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। आप जानते हैं कि मैं 50 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ करके, ऑप्शन देख करके, टिक लगा करके आंसर करेंगे, कमेंट करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? कभी कभी तो इसकी दिशा पूछ ली जाती है। ये पूछ रहा है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर और भूमध्य सागर। क्या इसका आंसर होगा मेरे दोस्त? आप इसका कमेंट में आंसर करेंगे। तब तक मैं इसी 50 नंबर क्वेश्चन के साथ में विदा लेता हूं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्त यार के पास में इसको शेयर कर दें मेरे दोस्त। धन्यवाद, धन्यवाद।